हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाय मैथ्स। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे पास चैप्टर नंबर दूसरा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसको हिंदी में बोलता है राष्ट्रीय आय की गणना या फिर राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, ये बोलते हैं। देखो, अगर ना आसान सी भाषा बोली जाए, इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है, कुछ कुछ लॉजिक है और कुछ कुछ कंसेप्ट है और कुछ कुछ फॉर्मूले हैं। अगर तुम्हें ये सारी बातें याद होती है, ठीक है, तो अच्छा खासा कर पाओगे। और इस चैप्टर को करने से पहले देखो, जिसने अगर ना चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, उसके लिए ये वाली बात है कि अगर वो सोचता है कि इसको करने के बाद उसको क्वेश्चन करना आ जाएगा, तो नहीं कर पाएगा वो। सिंपल सा लॉजिक है, जिसने पहले पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन है, और जिसने पहले से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक, उसके लिए अच्छी बात ये हो जाएगी कि उसकी इस चैप्टर की थ्योरी थ्योरी कर ले, तो अच्छे खासे मार्क्स वो ला सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कि कौन-कौन सी बातें हमें याद रखनी है, कौन-कौन सी पढ़नी है, ठीक है? सबसे पहले हमें समझना है कि उपभोग वस्तु क्या होती है। उपभोग वस्तु वो होती है जो किसी भी उपभोक्ता की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करता है, उसे हम बोलते हैं उपभोग वस्तु। और वैसे टिकाऊ वस्तु क्या होती है? टिकाऊ वस्तु वो होती है जिनकी जो आयु काफ़ी लंबी होती है, 5-6 साल के लिए होती है। अगला है गैर टिकाऊ वस्तु। गैर टिकाऊ वस्तु वो होती है जिनका जीवन काल काफ़ी छोटा होता है, ठीक है? जिसको एक बार उपयोग किया और खत्म हो जाए। अगली बात करते हैं, पूंजीगत वस्तु क्या होती है। पूंजीगत वस्तु का मतलब एक ऐसी वस्तु होती है जो उपभोग के लिए नहीं होती, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो कच्चे माल के रूप में नहीं होती, ठीक है, और इसका उपयोग जो है घरेलू क्षेत्र में किया जाता है, और इसका एक बार उपयोग कर लेंगे फिर उसके बाद ये खत्म हो जाता है। अगली बात, मध्यवर्ती वस्तु वो वस्तु होती है जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। अब दो चीज हमारे पास है, एक है स्टॉक, दूसरा है प्रवाह, ठीक है। देखो, अगर स्टॉक के बारे में और प्रवाह के बारे में समझते हो, तो तुम्हारे पास जो एमसीक्यू है तुम्हारे इसमें, ठीक है, वो सारे सारे आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। स्टॉक का मतलब होता है किसी एक निश्चित बिंदु पर जिसको मापा जाता है, हम उसको स्टॉक कहते हैं, ठीक। और प्रवाह की बात करें, जिसको एक निश्चित बिंदु पर ना नाप कर एक समय की अवधि में नापा जाता है, उसको प्रवाह कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण समझ लो, ठीक, जैसे संपत्ति, ठीक है। अब मान लो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मैं क्या बोलूंगा, ऐसे तो बोलूंगा ना कि आज मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। या फिर मान लो किसी दो स्थान के बीच की दूरी, तो इसके जितना एग्जाम्पल है इनको पढ़ लोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्हीं में से ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रभाव, ठीक। प्रवाह क्या होता है, किसी एक समय की अवधि में नापते हैं, ठीक है, एक साल, एक महीना, ठीक है, एक पूरा दिन, ठीक, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से, ठीक है। जैसे इसमें किसी इंसान की इनकम है, क्या बोलते हैं कि हाँ भाई, तेरे एक महीने की सैलरी कितनी है। कभी थोड़ी बोलते कि तेरी 5 बजे की सैलरी कितनी है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। या फिर मान लो तेरी 10 तारीख की सैलरी कितनी है, कभी ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं एक महीने की तेरी सैलरी कितनी है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, निवेश का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास पूंजी होती है, ठीक है, पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि होती है, हम उसको निवेश कहते हैं। निवेश के दो प्रकार हैं, एक होता है स्थिर निवेश, ठीक, दूसरा है माल सूची निवेश। स्थिर निवेश का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास परिसंपत्ति है, ठीक, अगर हमारी परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होती है, परिसंपत्ति के स्टॉक में वृद्धि होगी, हम उसे बोलेंगे स्थिर निवेश। लेकिन अगर कच्चे माल के जो मेरे पास कच्चा माल है, ठीक, अगर उसमें वृद्धि होती है, हम उसको बोलते हैं माल सूची निवेश, ठीक है। अब सुनो, हम समझते हैं कि निवेश के ना एक होता है सकल, ठीक है, सकल निवेश, और दूसरा हमारे पास शुद्ध निवेश। समझो सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश क्या होता है। अगर मेरे पास जो भी निवेश है, ठीक, निवेश के अंदर अगर मूल्यह्रास सम्मिलित है, तो उसको हम बोल देंगे सकल, ठीक है। लेकिन अगर हम सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस कर, ठीक है, हम उसे बोल देंगे शुद्ध, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान रख के चलना है। अब समझो मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है। एक समय तक, जब भी, ये फिर मान लो कि कुछ समय तक अगर हम किसी भी परिसंपत्ति का उपयोग बार बार करते हैं, तो बार बार उपयोग करने से उसमें छोटी मोटी टूट फूट आती है, और उस टूट फूट के कारण हमारी संपत्ति में जो भी कमी आती है, फिर जो हमारी संपत्ति की कीमत में जो भी कमी आती है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। और जिसको हम अचल पूंजी का उपभोग बोलते हैं, या फिर स्थिर परिसंपत्ति का उपभोग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रख के चलना। अगली बात समझो, आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है। देखो, हमारे पास क्या है कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
हाँ भाई, हमारे पास क्या जो उत्पादन के कारक हैं, टोटल 4 कारक होते हैं, ठीक है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये टोटल 4 कारक हैं, ठीक? अब इन चारों कारकों के बीच में, ठीक है? और जो मेरे पास सेवा क्षेत्र है, फिर मान लो जो उत्पादक क्षेत्र है, उसके बीच में, ठीक है? जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी फर्म है, ठीक है? इनके बीच में। तो इधर से इधर प्रवाह और पैसे का यहाँ से यहाँ प्रवाह, ठीक? हम इसे बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है? इसके अंदर होता क्या है कि देखो, जैसे जितने लोग हैं, ये सारा पैसा कहाँ से कमाएँगे? यहाँ से पैसा कमाएँगे, और जब पैसा कमाएँ खर्च कहाँ करेंगे? यहीं जाके करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है? अब हमारे पास अगला है, हाँ भाई, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है? ये फर्म और परिवार, ठीक है? ये समझा दी मैंने। इसी में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है? ये सारे इसी में से आते हैं। अब सुनो, कुछ-कुछ मेरे पास बातें हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ मान्यता है, ठीक है? उसको देख के चलना है कि जो आय का चक्रीय प्रवाह है, उसकी क्या-क्या मान्यता होती है। पहला घरेलू क्षेत्र के बारे में, उत्पादन क्षेत्र के बारे में, ठीक है? और सरकार के बारे में, ठीक? तो कह रहे हैं कि यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवा प्रदान करता है तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तु तथा सेवा का उपभोग पर व्यय करता है, ठीक है? घरेलू क्षेत्र वो होता है जो उत्पादक के जो क्षेत्र है, मान लो कि जो उत्पादक है फिर जो उत्पादन करता है, ठीक? उन सबको अपनी सेवा प्रदान करेंगे, ठीक? और जो उनसे पैसा प्राप्त होगा वो उसी क्षेत्र में जाके खर्च करेंगे, ठीक? तो उत्पादक क्षेत्र कौन होता है? जहाँ पे किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है? अब सुनो, हमारे पास अगली बात है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है? तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा की अगर बात करें, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ले तो लिख लेना, ठीक है? या फिर जो मैंने इसमें डेफिनेशन लिखवा रखी है, इसके रट्टे लगा लो, तो मैं इसको एग्जाम में सेम लिखना होता है। देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य के योग को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक देश है, ठीक है? उस देश में जितनी भी वस्तु का उत्पादन हुआ है, सारी की सारी वस्तु को अगर एक साथ जोड़ दी जाए, ठीक? तो अगर इन सबको हम एक साथ जोड़ते हैं, तो जितना भी टोटल आएगा हम उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें मेरे पास राष्ट्रीय आय की, अगर हम गणना की बात करते हैं, ठीक है? एक होता है साधन लागत पर, एक होता है बाजार कीमत पर, ठीक है? देखो, साधन लागत में क्या होता है? हमने जितना भी किसी सामान को बनाने में भुगतान किया है, किसी सामान को बनाने में हमने जितना भुगतान किया है उसे हम बोलते हैं साधन लागत, ठीक? दूसरी बात करें बाजार कीमत, तो बाजार कीमत का मतलब क्या है कि जिस कीमत पर उस वस्तु को बाजार में बेचा जाएगा, हम उसे बोलेंगे बाजार कीमत, ठीक है? अब सुनो, अगली बात करते हैं कि हमारे पास बाजार कीमत कैसे निकालते हैं, ठीक है? हमारे पास ना इसके एग्जाम में कुछ आने के चांस होते हैं, ठीक? और वो जो तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसी में आएगा कि कभी भी अगर तुम फैक्टर कॉस्ट पे हो, कारक लागत पे हो, फैक्टर कॉस्ट से अगर तुम मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए तुम्हें एक छोटा सा लॉजिक याद रखकर चलना है, ठीक है? कि जो भी तुम्हारे पास टैक्स है, टैक्स को ऐड कर दो, मतलब कि जो कर है उसको ऐड कर दो, और जो सब्सिडी है, ठीक है, उसको माइनस कर दो, जिसको बोलते हैं आर्थिक सहायता, ठीक है? जो तुम्हारे पास आर्थिक सहायता है उसको माइनस करना। अगर इसके उल्टे की बात करते हैं, एमपी से एफसी पे, अगर मेरे को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करना है? टैक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है? और सब्सिडी है उसको प्लस कर देंगे, बस आ गया आंसर। इन बातों का ध्यान रख के चलना है हमें, ठीक है? अब सुनो, अगली बात हम करते हैं जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कह रहा है विदेशों से शुद्ध साधन आय क्या होता है? इसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में नफिया बोलते हैं, NFIA, ठीक है? नफिया बोलते हैं इसको हम। नफे का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी दूसरे देश को कुछ भी वस्तु या सेवा प्रदान करते हैं, उसके बदले जो भी हमें आय प्राप्त होती है, ठीक है? उसको साथ-साथ जोड़ दो, और उसी तरीके से दूसरे देश के लोग भी हमारे देश में आके जो काम करते हैं, ठीक? और यहाँ से जितना पैसा कमा के लेके जाते हैं, उसको जोड़ दो। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं नफिया। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ भाई, एक लड़का था राम, ठीक है? वो विदेश से $10,000 कमा के लेके आया, और दूसरा बंदा है मान लो जिसका नाम है एलिस, ठीक है? ये अदर कंट्री का है। इसने क्या किया, ये हमारी कंट्री से $6,000 कमा के लेके आया। तो अब हमने टोटल नफे हमारा कितना आ जाएगा? वो मेरे पास आएगा ₹4,000, क्योंकि मैंने 10,000 में से 6,000 को माइनस कर दिया, ठीक? अगली बात करते हैं शुद्ध साधन आय क्या होता है, ठीक है? तो कह रहे कि शेष विश्व को प्रदान की
गई साधन सेवाओं से आय, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी जितने भी देश हैं, ठीक है, उन देश में हमने जितने भी वस्तु या सेवा प्रदान करी है वो, ठीक, और शेष विश्व द्वारा उन्हें प्रदान की गई सेवा से आय, इसके अंतर को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध साधन आय बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास अगला है कि राष्ट्रीय आय को हम कंप्यूट कैसे करते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या विधियां होती हैं, ठीक है। तो पहले पास इसको बोलते हैं उत्पादन विधि या मूल्य विधि, ठीक है। तो ये विधि मेरे पास है, हमें इसके अंदर करना क्या है वो वाली बात समझो। देखो, हमारे पास कह रही है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष के दौरान, एक साल के अंदर, एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा की गई मूल्य वृद्धि है। मतलब कि हमारे मान लो कंट्री के अंदर 100 फर्म है, अब सबने 10,000 रुपये का सामान बनाया, 10,000 रुपये का सामान बनाया। अब इसमें अपनी तरफ से एक अपना हिस्सा रखकर जो वो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, 12,000 रुपये बेचा, तो जितना उन्होंने जो बढ़ाया है कीमत को, ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, मूल्य वृद्धि। और इन सबको जब मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इससे, हम इससे सीधा बोलेंगे कि ये मेरी राष्ट्रीय आय आ गई है मूल्य वृद्धि विधि से, ठीक है। अब सुनो, हमें अगली बात समझना है कि इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो मूल्य वृद्धि विधि की अवधारणा, ठीक है, ये बता चुका हूँ जो मैंने ऊपर बताया अभी, ठीक। लेकिन इसमें समझो फिर भी क्या है, क्या मूल्य वृद्धि किसी उद्यम के उत्पादक के मूल्य तथा इसके मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है, उत्पादन का मूल्य और ये जो इसका मध्यवर्ती उपभोग है, इसका अगर मैं अंतर निकालूं, 12,000 में से 10,000 माइनस कर दूं तो 2,000 आएगा, हम इसे क्या बोलेंगे, मूल्य वृद्धि। अगली बात करते हैं उत्पादन का मूल्य क्या होता है। भाई, एक फर्म ने किसी वस्तु को बनाने में कितना खर्चा किया है, ठीक है, बस हमारी एक मेरे पास कोई सा फर्म है, उसने क्या किया, किसी वस्तु को बनाने में जितना भी खर्चा किया है, ठीक, और उसके ऊपर उसने जितना एक ऐड किया अपना प्रॉफिट, उसको अगर मैं जोड़ दूं, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे उत्पादन का मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं। ये फॉर्मूला है उत्पादन का मूल्य निकालने का, वर्ष के दौरान बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। अब स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतिम स्टॉक और माइनस प्रारंभिक स्टॉक, ये चीज हमारे पास है। तो नेक्स्ट मेरे पास है मूल्य वृद्धि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय की, वो राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है। हमें किन किन चीजों को ऐड करना है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र के सभी उत्पादकों उत्पादक उद्यमी द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि, और वैसे द्वितीयक क्षेत्र द्वारा, वैसे तृतीयक क्षेत्र द्वारा, जब सारे के सारे जिनकी जो भी मूल्य वृद्धि है, इन सबको हम जोड़ते हैं, ठीक। और उसके बाद हम इसमें से क्या है, तो इन तीनों को जोड़ने से क्या आएगा, जीडीपी एमपी आता है, ठीक है। फिर अगर जीडीपी एमपी में निकाल लिया, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और मेरे पास मार्केट प्राइस पे है, अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, मूल्य ह्रास को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, एनडीपी, ठीक, एमपी। हम ग्रॉस से, अगर मान लो मुझे नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि अगर मैं कभी ग्रॉस से मुझे जाना हो नेट पे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए जो डेप्रिसिएशन है, हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सुनो, वैसे ये पास है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर तुम्हारे पास एनडीपी एमपी से अगर एनडीपी एफसी पे जाना है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कभी भी अगर तुम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, दो तरीके होते हैं। एक तो तुम पहले इसमें टैक्स प्लस कर दो, ठीक है, और सब्सिडी माइनस कर दो, जो आर्थिक सहायता माइनस कर दो, ठीक। इसका उल्टा भी है, फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना चाहते हो, तो टैक्स को माइनस कर दो और सब्सिडी प्लस कर दो। ये करके भी काम चल जाता है, लेकिन इस पूरे का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है वो सुनो। टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस, हम बोलते क्या है, वो वाली बात सुन लो। देखो, तुम इसके बदले और क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें मार्केट प्राइस से कभी सीधा फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और तुम्हारे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे जो भी तुम्हारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडीटी जो तुम्हारे पास है, इसको सिंपली माइनस कर देना। लेकिन अगर तुम फैक्टर कॉस्ट से जाना चाहते हो मार्केट प्राइस पे, तो जो तुम्हारे पास आईडीटी है उसको प्लस कर देना, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको प्लस कर देना, ठीक है।
ये सारी बातें। अगली बात करते हैं, अगर तुम्हें कभी भी डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है, मतलब कि घरेलू से, तुम्हें घरेलू से कभी राष्ट्रीय पे जाना है, ठीक, तो उस टाइम तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे पास नफिया है उसे प्लस कर देना बस, NFIA, ठीक है, बस तुम्हें जो नफिया है क्या है उसको प्लस कर देना है, ठीक। इन बातों का ध्यान रख के चलो। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, कुछ कुछ सावधानियां हैं। देखो, अगर तुम एग्जाम में क्वेश्चंस करके नहीं जाते हो तो इसका एक तरीका और है कि तुम क्वेश्चन मत करो, ठीक, उसके बदले इस टॉपिक को कर लो। क्या होता है, एग्जाम में ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं कि या तो क्वेश्चन कर लो या फिर इनकी सावधानी बता दो। तो हमारे पास कुछ कुछ सावधानियां हैं जब भी हम उत्पादन विधि से राष्ट्रीय की गणना करते हैं तब, ठीक है। अब सुनो, तो जो है बस पहला है, जो ये पुरानी वस्तु की जो खरीद बेच होगी उसको तुम्हें कभी ऐड नहीं करना, लेकिन उस पर जो दलाली दी गई है, उस पर दलाली जो कमीशन दिया हुआ है इसको ऐड करोगे, ठीक है। और सभी उत्पादक इकाई द्वारा किए गए स्वलेखा उत्पादन, ठीक, अगर उन्होंने जो भी उत्पादक है अगर वो खुद के बनाने के लिए कोई सामान बनाता है तो उसकी कीमत को भी मूल्य वृद्धि मानी जाएगी, ठीक है। अगला, स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य, ठीक है। भाई हमारे पास क्या होता है कि, अच्छा अच्छा, ऊपर वाले में ही था, सुनो पहले, इसमें ना कर्मचारी के लिए मान लेना, ठीक, अगर हम कर्मचारी वगैरह कुछ भी देते हैं ना तो वो होता है, और इसमें अगर वो खुद उपभोग करता है तो वैसे दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब इसका सेम ही है, इसमें बस कर्मचारी को देगा और इसमें खुद उपभोग कर लेगा। अगला, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य अंतिम मूल्य में शामिल होता है। तुम्हें ध्यान रखकर चलना, जो भी मध्यवर्ती वस्तु है अगर उसकी मूल्य वृद्धि तुम्हारे पास दे रखी है उसको तुम कभी ऐड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ऐड रखा होता है, ठीक है। अगला, जिस मकान में मालिक खुद रह रहे हैं, ठीक है, उसका जो आरोपित किराया है उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, स्वभोग सेवा को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर हम खुद की ही सेवा कर लें, ठीक है, मान लो कि कोई घर में सेविंग कर रहा है, ठीक है, तो अब ये नहीं होगा कि हाँ भाई वो उसको बोलेगा अच्छा मैं ये 50 रुपए की सेविंग होगी अब ये अर्थव्यवस्था में जुड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगली बात करते हैं, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, जब एक ही वस्तु की कीमत को या फिर एक ही मूल्य वृद्धि को बार बार या फिर मान लो दो से ज्यादा बार अगर राष्ट्रीय में ऐड करते हैं, हम उसे बोलते हैं दोहरी गणना की समस्या। अगली बात करते हैं व्यय विधि क्या होती है, ठीक। तो व्यय विधि में हमें तीन चीज समझनी है बस, ठीक है, और चौथा आसान सा है। देखो, इसमें करना क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और जो बस उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो निवेश किया है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं और लास्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, शुद्ध निर्यात जोड़ते हैं, तो हम क्या है, अंतिम व्यय विधि से, और उसको बोलते हैं अंतिम व्यय विधि से हम राष्ट्रीय की गणना कर पाते हैं, ठीक है। अब इसमें किन किन चीजों को देखा गया, अंतिम निजी अंतिम उपभोग व्यय, उसमें उपभोक्ता सेवा, गैर टिकाऊ वस्तु की खरीद वगैरह, ठीक है, और टिकाऊ वस्तु की जो खरीद वगैरह है उन सबको ऐड किया था। सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, निवेश के बारे में तो पता ही कि जो भी निवेश वगैरह करते हैं, ठीक, और शुद्ध निर्यात, ठीक है, हमने जो दूसरे देश से जितना भी सामान भेजा है और जितना हमने मंगवाया है, ठीक है, इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं शुद्ध निर्यात, ठीक। और व्यय विधि की जब हम गणना करते हैं उसको हम नापते कैसे, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक है, अगर तुम ऊपर से देखोगे तो, ठीक है। अगली बात करते हैं आय विधि के बारे में। तो सबसे पहले समझो कारक आय क्या होती है। मैं तुम्हें समझाता, उत्पादन के चार कारक होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन सबको हम जो भी भुगतान करते हैं उन सब के योग को हम क्या बोलते हैं, कारक आय, ठीक है। अब सुनो, एक बात समझ चलनी, हस्तांतरण आय क्या होती है इसको, या फिर इसको हस्तांतरण प्राप्ति कहते हैं, ठीक। इसको कभी भी हम राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब कारकों का वर्गीकरण क्या हुआ है, पहले बोले कर्मचारी का पारिश्रमिक, नगद मजदूरी, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान, ठीक। इसको एग्जैक्टली याद करने तुम्हारे पास सेम लिखा हुआ है एग्जाम में, ठीक है, फिर क्वेश्चन सेम लिखा आता है। सेवानिवृत्ति, इसको बोलते हैं पेंशन और रिटायरमेंट, ठीक। इन सबको कर्मचारी का पारिश्रमिक माना जाता है। दूसरी बात है प्रचालन अधिशेष, ठीक है, ये इसमें हमारे पास क्या होता है, जो तुम्हें बात समझनी है, इसमें चार पांच चीजें हैं। पहला, लगान, ब्याज, लाभ, ठीक है, और लाभ के अंदर तीन पार्ट है, ठीक है, लाभांश, निगम लाभ कर, ठीक है, और आवर्तित लाभ। देखो, तुम्हें समझना क्या पूरे के अंदर, अगर तुम्हारे को सीधा प्रचालन अधिशेष दे रखा है और इन समय से कुछ भी देखा हो,
ठीक है? इन पाँचों में भी देखा हो, तो हमें सबको इग्नोर मार के सीधा इसको लिखना है, ठीक? लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये 2 दे रखे हैं, ठीक है? और ये भी दे रखा तो भी इसी को लिखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये नहीं है, तो इन सब में से जो है सबको लिखेंगे। अगली बात और समझो, जो मेरे पास अगर क्वेश्चन में सीधा लाभ लिखा हुआ है, ठीक है? तो इन तीनों को इग्नोर कर देंगे। इन तीनों में से जो भी होगा हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है? और या फिर अगर ऐसा हो कि इसमें से कोई से 2 दे रखे हो और फिर ये दे रखा हो लाभ, तो भी हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। हमें इसको देखना होगा उस टाइम, ठीक है? अब सुनो, अगली बात करते हैं मिश्रित आय। देखो मिश्रित आय का मतलब क्या है? एक दुकानदार है, वो अपने ही दुकान में खुद काम कर रहा है, खुद के मकान में दुकान लगा रखी है और उसका बेटा भी उसी में काम करता है। तो सब कुछ मिला-जुला के जो पैसा कमाते हैं, उसे बोलते हैं मिश्रित आय, ठीक है? तो आय विधि प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का माप कैसे निकालते हैं? तो कर्मचारी का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, ठीक? इन सबको ऐड करते हैं, पास क्या आ जाएगा? एनडीपी-एफसी आता है। अगर मैं इसमें नफ़िया ऐड कर दूंगा तो एनपी-एफसी पा जाएंगे, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है? और ये सारी बातें पहले तो मैं समझा चुका हूँ कि किन किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किन पे नहीं करना, ठीक है? अब अगले पे आते हैं, जो हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? और इन सब की बस तुम रीडिंग कर लेना एक बार, जो मैं दिखा रहा हूँ इन सब की बस रीडिंग कर लेना। अब सुनो, हमारे पास अगला आता है मौद्रिक जीडीपी, ठीक है? और वास्तविक जीडीपी। इसका एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है? मौद्रिक जीडीपी क्या होता है? जब एक एक अर्थव्यवस्था की जीडीपी को हम इसी वर्ष की कीमत या फिर चालू वर्ष की कीमत पे मापते हैं, उसे बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। और अगर बात करें वास्तविक जीडीपी, ठीक है? तो वास्तविक जीडीपी क्या होती है? वास्तविक जीडीपी का मतलब है कि जब एक अर्थव्यवस्था में जीडीपी को आधार वर्ष की कीमत पे मापा जाता है, हम उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लेना। इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे। अगली बात करते हैं जीडीपी तथा कल्याण। देखो क्या होता है कि ना हम देश की जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश की जीडीपी बढ़ाते बढ़ाते हम देश का नाश भी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उन्हीं सबको ध्यान रख के इन टॉपिक को बनाया हुआ है, ठीक है? तुम्हें इन टॉपिक को सिर्फ पढ़ना है और समझना है क्या क्या, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जीडीपी तथा कल्याण है, तो पहले कल्याण के बारे में बात करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है? और वो गैर आर्थिक हो सकती है या फिर आर्थिक भी हो सकती है, मतलब कि पैसों वाली बात भी हो सकती है और अच्छी बात भी बिना पैसों की बात भी हो सकती है, ठीक? अब सुनो, हमारे पास क्या होता है कि कुछ कुछ हमारे पास सीमाएं हैं इनकी, ठीक है? कुछ कुछ कमियां हैं। पहले बोलते हैं आय का वितरण, ठीक है? जब भी ना जीडीपी के बढ़ने वक्त उसकी सीमा बारे पूछा जाए, तो इन सारे पॉइंट का तुम्हें आंसर देना है, ठीक है? पहला आय का वेतन। देखो एक देश की जो जीडीपी बढ़ती है, एक इंसान बहुत सारा पैसा कमा रहा है, एक इंसान थोड़ा सा पैसा कमा रहा है, ठीक है? जैसे मान लो जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, ठीक है, बिरला, जो भी है, तो ये सारे सारे क्या कर रहे हैं? ये बहुत तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास है, ये काफी कम पैसा कमा रहे होते हैं, तो आय का जो वितरण है वो असमान है। अगला, जीडीपी की संरचना, ठीक? इसमें अगर छोटी सी बात बोले कि जीडीपी की संरचना के अंदर क्या बात बता रखा है, देखो जो जीडीपी है ना वो क्या है कि एक सही तरीके से नहीं बढ़ रही होती है, ठीक है? इसमें ना बहुत बार क्या घोटाला होता है। हम उत्पादन तो बढ़ा नहीं रहे हैं, उत्पादन ना बढ़ाने के बदले हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वस्तु की कीमत बढ़ा रहे हैं, ठीक? वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे तो मेरे पास जीडीपी बढ़ जाएगी। अगला, गैर मौद्रिक विनिमय। देखो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना पैसे के लेन देन की जाती है, ठीक है? और इन चीजों को रिकॉर्ड में रखा ही नहीं जा सकता, ठीक है? जिस कारण से जीडीपी में कमी दिखाई जाती है। अगली बात है बाह्यताएं। देखो अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमारे जीडीपी तो अच्छा प्रभाव है, लेकिन जीडीपी के अलावा जो और चीजें उस पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें जितनी बातें समझा रहा हूँ, इन बातों को थोड़ा ढंग से समझ के चलना, ठीक है? वरना बाद में फोर से और पछताओगे। देखो हमें करना क्या होता है, जो मैं तुमने नोट बताया ना, तुम अगर इन्हीं को सिर्फ लर्न कर लो, ठीक है? और वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, तो ये मान लो कि तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।